नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश दौरे पर शाह करेंगे आसान राह देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। एमपी और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का एक बड़ा कारण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति रही और इस बात से शायद ही कोई इनकार करेगा कि अब लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर इन दोनों राज्यों की चुनावी कमान उन्होंने संभाल ली है। उन्होंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीत का मिशन शुरू कर दिया है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने दोनों राज्यों में बड़ी सफलता हासिल की है। मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी ने सत्ता अपने हाथ में रखी, तो वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से इसे छीन लिया। विधानसभा चुनाव की कमान पूरी तरह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल रखी थी और उनकी व्यूह रचना के चलते ही बीजेपी को बड़ी जीत मिली। अब देश में लोकसभा चुनाव करीब हैं और बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य तय किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब 25 फरवरी को मध्य प्रदेश के प्रवास पर आने वाले हैं। उनके ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड और भोपाल में कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। राज्य की 29 सीटों में से 28 सीटें बीजेपी के कब्जे में हैं और एकमात्र सीट छिंदवाड़ा पर कांग्रेस का कब्जा है। बीजेपी आगामी चुनाव में सभी सीटों पर कब्जा जमाना चाहती है, लिहाजा उसी की रणनीति के तहत अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा बताया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राज्य में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के आने से पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह का दौरा राजनीतिक तौर पर काफी अहम है और आगामी 25 फरवरी को बड़े दल बदल की चर्चाएं फिर जोरों पर है। दरअसल राज्य में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के कई नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। लगभग हर रोज कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के बीजेपी में शामिल होने की खबरें आ रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके पुत्र छिंदवाड़ा से सांसद नकुलनाथ के भी बीजेपी में जाने की चर्चाएं जोरों पर रहीं, लेकिन इन सब पर विराम लग चुका है। आगामी दिनों में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के प्रदेश प्रवास संभावित हैं। 25 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यानी कल मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस दौरान कांग्रेस के बड़े नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। तो ऐसे में लगातार जो सियासी दौरे हैं वो शुरू हो गए हैं और इसको लेकर अब 2024 की तैयारी में दोनों दल जुटे हुए हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी से योगेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही कांग्रेस से राम पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश शर्मा जी, पहले मैं आप ही के पास आऊंगा और समझना चाहूंगा जिस तरीके से लोकसभा चुनाव सामने हैं और जो दौरे हैं वो शुरू हो गए हैं, इससे पहले विधानसभा चुनाव हमने देखा गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति जिस तरीके से रही, खासकर छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस मजबूत दिख रही थी वहां से भी बीजेपी सत्ता में आई है और ऐसे में अब दौरे लगातार शुरू हुए हैं। 2 मार्च को राहुल गांधी की न्याय यात्रा मध्य प्रदेश पहुंचेगी, अभी शाह यहां पर पहुंच रहे हैं। किस तरीके से आप लोकसभा चुनाव की स्थिति देख रहे हैं, क्योंकि अभी से अगर मंथन करना शुरू करें तो शाह ने रणनीति पर काम करना भी शुरू कर दिया है जी। कितना फायदा बीजेपी को इसका मिलेगा और जिस तरीके से कांग्रेस की न्याय यात्रा है कितना असर उसका आप देख रहे हैं? देखिए, 2014 के बाद से जब अमित शाह उत्तर प्रदेश के प्रभारी बने एज अ जनरल सेक्रेटरी ऑफ द बीजेपी, वहां पर मिली बड़ी सफलता के बाद से देश की राजनीति में अमित शाह एक बड़े पोल स्टार्स लीडर के रूप में उभरे हैं। और इसके बाद 2019 का इलेक्शन रहा हो या कई राज्यों के असेंबली इलेक्शंस रहे हो, जिसमें रिसेंटली हेल्ड असेंबली इलेक्शंस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी माने जाते हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिली है। तो ये तो तय है कि अमित शाह का जो स्ट्रैटेजी है उसके तहत पार्टी ग्राउंड लेवल पर जाने का एक ऐसा खाका तैयार कर लेती है जिसका फायदा होने वाले चुनाव में उनको मिलता है। मध्य प्रदेश उनके फोकस एरिया में है। हालांकि मध्य प्रदेश में इस समय विपक्ष की जो स्थिति है वो उतनी भारतीय जनता पार्टी के सामने मजबूत नहीं दिखती है। भले ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली हो या फिर उनके और ऑर्गेनाइजेशनल स्टेप्स जिनको ये माना जा सकता है कि वो आगामी चुनाव में एक बड़ी ताकत के रूप में उभर सकते हैं। लेकिन आज का जो हालात है उसमें कांग्रेस ऐसा लगता है कि केवल न्याय यात्रा की तैयारियों में लगी है। कंपैरिजन टू बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड लेवल पर जा चुकी है। तो कहीं ना कहीं उसी वर्कर को मोबिलाइज करने के लिए, देखिए आपको बताऊं, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए वो मॉडल है जिसकी तारीफ संगठनात्मक रूप से पूरे देश में होती है और यहाँ का संगठन देश में सबसे मजबूत माना जाता है। इसलिए अगर उस वर्कर को मोबिलाइज किया जाएगा और
और अमित शाह जैसा रणनीतिकार करेगा तो ये मान के चलिए कि पार्टी का जो मिशन है इस बार कि मध्य प्रदेश में, चाहे वो डॉक्टर मोहन यादव ने ये प्लान किया हो कि मध्य प्रदेश में इस बार 29 की 29 सीट्स भारतीय जनता पार्टी को देने का प्रोग्राम है, लेकिन इसके पीछे एक चीज और भी है कि नई टीम कांग्रेस ने अभी बनाई है, तो नई टीम से लोगों को कुछ आशा रहती है। वो आशा यानी कि चाहे जीतू पटवारी हो, उमंग सिंगार हो, ऐसे लोगों को सामने लाए तो युवा कितना पार्टी की तरफ आकर्षित होगा, ये पार्टी की स्ट्रेटजी पर डिपेंड करेगा कांग्रेस की पे। लेकिन जब मोदी की हवा चल रही हो, चाहे राम मंदिर का निर्माण हो या मोदी की गारंटी की बात हो, वो उसके सामने इनकी कांग्रेस की नई टीम कितना असर दिखा पाएगी, ये भविष्य के गर्त में है। क्योंकि सीनियर लीडर्स पिछले 2 लगातार चुनाव में अपने पूरे एफर्ट, चाहे दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ हो, उस समय के ज्योतिरादित्य सिंधिया हो जो स्वयं चुनाव हार गए थे, ये सब लीडर भी हो तो भी मोदी के सामने फीके नजर आए हैं। लेकिन आज मोदी का ऑरा कंपैरेटिवली 2014 और 2019 से बड़ा हुआ नजर पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में आता है। ऐसे में कांग्रेस मध्य प्रदेश में कितनी मजबूती या कितनी टक्कर मजबूत संगठनात्मक रूप से जाने वाले दल को दे पाएगी, ये अभी कहीं ना कहीं भविष्य के गर्त में है। निश्चित तौर पर देखिए, एक महत्वपूर्ण सवाल और मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा एक बड़ी कांग्रेस के अंतर खाने में जिस तरीके से कमलनाथ, नकुलनाथ के बीजेपी में शामिल होने को लेकर चर्चाएं तेज हुई। हालांकि बाद में उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसा कोई भी मन वो नहीं बना रहे हैं, लेकिन अब शाह यहां पर पहुंच रहे हैं तो चर्चा है कि बड़ी संख्या में दल बदल हो सकता है। अगर कांग्रेस में इस तरह की स्थिति बनी है तो क्या बीजेपी इसका फायदा लेने की कोशिश करेगी शाह के दौरे के साथ? देखिए, कोई भी पॉलिटिकल आउटफिट हो, उसका मुख्य जो बैटल होता है वो इलेक्शंस होता है। और जब बार होता है तो बार में हर चीज संभव है, साम दाम दंड भेद। तो ये रणनीतिकार इस चीज को अपनाते हैं, और जब किसी दूसरे पॉलिटिकल आउटफिट से दूसरी पार्टी में लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो जाने वाली पार्टी का थोड़ा सा वीक इंप्रेशन पड़ता है और उसका इंप्रेशन मजबूत पड़ता है। लेकिन हालांकि ये आया राम गया राम का प्रचलन तो चल पड़ा है, और भारतीय जनता पार्टी देश की बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभरी है। ऐसे में लोगों का ज्यादा रुख ये मान के चल रहे हैं कि 2024 में जो इलेक्शन इस साल होना है उसमें मोदी की जबरदस्त हवा है। यानी कि उनका जो नारा है 400 पार एनडीए का, या भारतीय जनता पार्टी का 370 पार, उसकी हवा में काफी लोग जा सकते हैं। आपने एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है कि नकुलनाथ और कमलनाथ के अभी जो स्पेकुलेशंस चल रहे थे कि वो क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएंगी, उनका स्पष्ट, जब तक ये पटाक्षेप नहीं हुआ था, उनका स्पष्ट बयान ना देना या उनके फॉलोअर्स इंक्लूडिंग सज्जन वर्मा एंड अदर लीडर्स का कहीं ना कहीं डिससैटिस्फैक्शन पार्टी की तरफ या पार्टी हाईकमांड की तरफ दिखाना, ये इशारा करता था कि कहीं ना कहीं उनकी प्लानिंग या तैयारी पूरी थी। लेकिन हो सकता है कि पार्टी के जितने एमएलए वो ले जाना चाहते थे शायद वो उनके साथ ना जा पा रहे हों, या उनकी जो डील थी भारतीय जनता पार्टी लीडरशिप के साथ वो फाइनलाइज नहीं हो पाई थी। हो सकता है, ये भी मुझे सोर्सेज से पता है कि उन्होंने कुछ लोकसभा सीट्स भी मांगी थी। तो इसके एपिसोड के बाद से कमलनाथ का जो यहाँ स्ट्रेचर था मध्य प्रदेश की राजनीति में, कांग्रेस में, वो कहीं ना कहीं वीक होता नजर आया है, और कांग्रेस की नई लीडरशिप आगे उभरती नजर आई। निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण बातें आपने कही, इसी पर मैं चर्चा को आगे भी बढ़ाता हूं। योगेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, राम पांडे जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन पहले प्रतिक्रिया योगेश जी आपसे ले लेते हैं। जिस तरीके से अब ये दौरा कल का रहेगा, क्योंकि चर्चा जो हुई थी दल बदल को लेकर, क्या दल बदल कल हो सकता है, इसकी आप पुष्टि करेंगे? और साथ ही जिस तरीके से अब कांग्रेस की भी न्याय यात्रा निकलने जा रही है तो थोड़ी बहुत चुनौती तो वो भी आपके लिए होगी। देखिए ऋषभ जी, पहला सवाल आपका दल बदल को लेकर है, तो माननीय कमलनाथ जी जिस मंशा के साथ हमारे केंद्रीय नेतृत्व के साथ डील पर गए थे, और मैं आदरणीय सत्यप्रकाश जी की बात से सहमत हूं, जिन शर्तों को वो जाना चाहते थे शायद उन शर्तों को केंद्रीय नेतृत्व द्वारा माना नहीं गया, एक बात। दूसरा, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे दिग्गज राजनेता माननीय कैलाश विजयवर्गीय और मध्य प्रदेश संगठन के तमाम वो वरिष्ठ नेतागण, उन्होंने लगभग 15-20 दिन पहले ये कह दिया था कि मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे बंद हैं। बावजूद अगर केंद्रीय नेतृत्व के माध्यम से उनकी कोई बातचीत हुई थी तो वो सर्वविदित है। लेकिन इस प्रश्न के उत्तर में एक स्पष्ट मैं बात ये कर देना चाहता हूं कि माननीय नकुलनाथ जी के ट्विटर हैंडल पर, एक्स के ऊपर,
आज भी कांग्रेस पार्टी नदारद है। उन्होंने सिर्फ सांसद छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र लिख आप इशारा कर रहे हैं कि नकुलनाथ जी तो आगे बीजेपी में आ सकते हैं और उनके ट्विटर हैंडल से कांग्रेस गायब है। तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की आत्मा भारतीय जनता पार्टी में है और शरीर फिलहाल कांग्रेस में फिलहाल। और रही बात माननीय अमित शाह जी के दौरे की, तो ग्वालियर चंबल क्लस्टर की जो चारों लोकसभा क्षेत्र हैं, ग्वालियर, मुरैना, भिंड और ग्वालियर, मुरैना, भिंड, गुना, इन चारों क्लस्टरों के प्रभारियों के साथ वहां पर क्षेत्र के संगठन के जो कर्मठ कार्यकर्ता उनके साथ माननीय अमित शाह जी की बैठक होगी। उसमें हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी महेंद्र सिंह जी और सह प्रभारी जी रहेंगे, क्लस्टर प्रभारी भूपेंद्र सिंह जी रहेंगे। तो इन सबके साथ ग्वालियर चंबल के पश्चात खजुराहो में माननीय बीडी शर्मा जी का जो संसदीय क्षेत्र है, बूथ सम्मेलन में एक बड़े कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसको माननीय अमित शाह जी संबोधित करेंगे। तत्पश्चात भोपाल में बीजेपी कार्यालय में बैठक है। योगेश जी, काफी महत्वपूर्ण रणनीति आपकी है। अब न्याय यात्रा पर भी थोड़ी सी आपकी मैं दृष्टि चाहूंगा जी, न्याय यात्रा को लेकर भी, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा जहां पहुंच रही है, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं वहां पर। जी, देखिए मध्य और उत्तर विधानसभा क्षेत्र के प्रबुद्ध जनों के साथ माननीय अमित शाह जी आज भोपाल में बैठक भी लेंगे शाम को, और कुशाभाऊ कन्वेंशन ठाकरे सेंटर में। अब आता हूं मैं आपके राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा के। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, जुड़े हुए भारत को जोड़ने निकले थे वो चुनावी समर में, जब विधानसभा का चुनाव बिल्कुल पूरे शबाब पे था। उस समय उन्होंने एआईसीसी के तमाम लीडरों को अपने आगे पीछे लगा रखा था, बजाय सकारात्मक फेरबदल और कसावट पर काम करने के। क्या हश्र हुआ, जहां जहां से इनकी यात्रा निकली वहां कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई। और वही हाल अभी इनकी न्याय यात्रा का होने वाला है। जहां जहां ये न्याय यात्रा जाएगी, निश्चित रूप से वो लोकसभा क्षेत्र में राहुल गांधी जी का कोई प्रभाव है नहीं। तो हाँ, ये अलग बात है कि मध्य प्रदेश का जो संगठन इस समय चुनावी तैयारियों में व्यस्त होना चाहिए, वो राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा को लेकर ज्यादा प्रतिबद्ध नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर ठीक है, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। राम पांडे जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, नकुलनाथ जी की ओर इशारा किया है कि उनकी भले ही शरीर कांग्रेस में है और कमलनाथ जी का, लेकिन आत्मा बीजेपी से जुड़ी हुई है। इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। और साथ ही अब जो पूरा माहौल बना, अब शाह आ रहे हैं तो चर्चा है कि दल बदल हो सकता है, इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, देश में कहीं भी जा सकते, मणिपुर भी जा सकते हैं जहां पिछले 6 महीने से लोग मारे जा रहे हैं, भारतीय महिलाओं को नग्न घुमाया जा रहा है, और मणिपुर मिजोरम में आपस में भी गोलीबारियां चल गई। अमित शाह जी दिल्ली भी किसानों से मिलने जा सकते हैं, जहां किसानों पर रास्को लगाई जा रही है, उनके रास्ते में कीलें लगाई जा रही हैं। तो अमित शाह जी फ्री हैं, कहीं भी जा सकते हैं। सरकारी पैसा है, सरकारी हेलीकॉप्टर है, मैं आपके पास सरकारी हेलीकॉप्टर है, 1500 पुलिस वाले ड्यूटी में लगे हुए हैं, 36 पुलिस अधिकारी लगे हुए हैं। ग्वालियर 2 घंटे के लिए आ रहे हैं, मीटिंग लेंगे संगठन की, खर्चा करेंगे सत्ता का, मीटिंग होगी संगठन की, पैसा दुरुपयोग कर रहे हैं सरकार का। तो ये गृह मंत्री का तो काम ही नहीं है, ये संगठन के आदमी का काम है। गृह मंत्री यदि अपने पदाधिकारियों की मीटिंग ले रहा है तो उससे भारतीय जनता पार्टी के खर्चे पर या अपने खर्चे पर आना चाहिए। ग्वालियर भिंड का जो रास्ता है वो बंद कर दिया गया है, पूरा यातायात डाइवर्ट कर दिया गया है, 2 घंटे की मीटिंग के लिए पूरे ग्वालियर को परेशान कर दिया गया है। तो ये तो देखा जाए तो गैर कानूनी काम करने के लिए आ रहे हैं, और गृह मंत्रालय का काम है कि कानून की सुरक्षा रखना। और फिर ये जीते हारे, ये जीत रहे हैं मान के चले, और कांग्रेस हार रही है। तो जीतने के बाद तो काम कर दें भाई, आप चाणक्य हैं, सब कुछ है, आपको जनता ने ताकत दे दी है, सब कुछ दे दिया है, क्यों नहीं काला धन लेकर आ रहे हैं विदेश से? आपने एसआईटी भी गठित कर दी है, 10 साल हो गए, अब तो लेकर आ जाए ना, उस काले धन का कुछ तो फायदा हो जाए। आपके पास सारी पावर है, क्यों नहीं आप 2 करोड़ रोजगार दे रहे हैं? और ज्यादा दिन तो छोड़ दीजिए, अभी कुछ दिन पहले अमित शाह जी मध्य प्रदेश में आए थे चुनाव प्रचार में, क्या बोल कर गए थे? 450 का गैस सिलेंडर दूंगा। अब किस मुंह से मध्य प्रदेश में आ रहे हैं? क्या बोल कर गए थे कि 2700 रुपए प्रति क्विंटल में किसानों से गेहूं खरीदा जाएगा,
2100 रुपए प्रति क्विंटल में किसानों से धान खरीदी जाएगी। अब ये किस मुंह से आ रहे हैं? मतलब देखा जाए तो इन्हें जब इन्होंने अपनी जो गारंटी दी थी, जब तक वो गारंटी पूरी ना हो जाए तब तक तो मध्य प्रदेश के लोगों को उनको शक्ल भी नहीं दिखानी चाहिए थी। तो ये क्यों इतना सब ये नाटक चल रहा है? जनता के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो जो भी आपने वादे किए थे वो तो किए। आपने क्या कहा था कि हमारी सरकार आएगी, बीजेपी की सरकार आएगी तो हम एफडीआई को नहीं आने देंगे। अब एफडीआई के लिए भीख मांग रहे हैं विदेशों में जाकर। इन्होंने क्या कहा था मोदी जी और अमित शाह ने कि हमारी सरकार आएगी तो जीएसटी लागू नहीं होने देंगे। अब ये जीएसटी लागू चल रही है तो क्यों आपने देश की जनता से झूठ बोला? इन्होंने क्या कहा था हमारी सरकार आएगी तो गौ माता को राष्ट्रीय पशु बनाएंगे। अरे ग्वालियर यात्रा करने से पहले गौ माता को राष्ट्रीय पशु बना दीजिए। भाई गाय को माता सभी मानते हैं। योगेश जी से मैं क्विक रिएक्शन लूंगा, लेकिन राम पांडे जी, महत्वपूर्ण सवाल यह है कि तमाम जो आप बातें कह रहे हैं, सीधे सीधे आप आरोप लगा रहे हैं, जनता तक आप कितना पहुंचा पाए हैं? इसका मतलब यह है कि रणनीति क्या है आपकी लोकसभा को लेकर? अगर रणनीतिक लड़ाई है तो वो अगर वहां पर मजबूत बीजेपी दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं तमाम जवाब आप रणनीति के माध्यम से देंगे, जनता के बीच पहुंच कर देंगे, तो वहां पर कांग्रेस कहां खरी उतर रही है? क्या लड़ाई आमने सामने की है या फिर बीजेपी रणनीति में जो आगे दिखाई दे रही है? आप जैसा आपने पहले भी कहा कि जीत ही गए हैं तो काम कर रहे हैं, उदासीनता क्यों? आप बिल्कुल खुलकर सामने आइए कि भाई बराबरी की टक्कर है, आप ये मुद्दों पर आगे बढ़ रहे हैं। वो रणनीति का जिक्र मैं चाहूंगा आपसे थोड़ा उस पर करें। ये रणनीति तो सुप्रीम कोर्ट ने बता दी है कि कांग्रेस को वोट ज्यादा मिलता है और बीजेपी चुनाव जीतती है। चंडीगढ़ में 36 वोट था मेयर के लिए, बीजेपी को 16 मिला, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को 20 मिला और चुनाव बीजेपी जीत गई। ये कैसे हो गया? तो रणनीति तो कांग्रेस की अच्छी थी ना, चुनाव प्रचार तो कांग्रेस का अच्छा था, वोट डालने वाले कांग्रेस के ज्यादा थे और चुनाव बीजेपी जीत गई। वो तो अच्छा हुआ कि वो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और वो कैमरा मिल गया। बीजेपी वालों ने तो पूरी कोशिश की थी कि ये रिकॉर्डिंग ना हो पाए और वो रिकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये लोकतंत्र की हत्या है। तो भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ मॉडल पर चुनाव हर जगह लड़ती है, वोट विपक्ष को मिलता है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलता है। अब जो कि अमित शाह गृह मंत्री हैं तो वो सब जगह डराने जा रहे हैं क्योंकि पुलिस प्रशासन उनके अंडर में होता है। बोले जैसा अनिल मसीह ने किया था वहां वैसा ही आपको करना है। अब वो बताइए चुनाव आयोग में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता क्या कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की वह ड्यूटी लगी है, भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी वोट गिन रहा है। तो अमित शाह जी आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके चुनाव आयोग में नाम देना है तो बता दीजिए चुनाव आयोग में किस किस की ड्यूटी लगानी है। ठीक है, चंडीगढ़ मॉडल ने बता दिया कि कांग्रेस को वोट ज्यादा मिलता है लेकिन जीत बीजेपी जाती है। योगेश जी देखिए ऋषभ जी, बड़ा ही रटा रटाया बयान राम पांडे जी ने रिपीट किया 2014 से लेकर और 2024 तक। इस पर भारत और देश प्रदेश की जनता कई बार अपना निर्णय दे चुकी। अपने संगठन के प्रति जो जानकारी मांगी थी उस पर तो इन्होंने कोई वक्तव्य दिया नहीं। मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के पूर्व इन्होंने एक प्रश्न उठाया, बीजेपी का कार्यकर्ता क्या कर रहा है? मैं बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हमारे 65,000 बूथों का 3 बार, पहला अक्षत वितरण कार्यक्रम के माध्यम से, दूसरा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से, तीसरा गांव चलो बूथ प्रवास अभियान के द्वारा। और वहां जाकर स्पष्ट रूप से हमने वहां हितग्राहियों से सीधे बात करी, कई वीडियो डाले बातचीत के ताकि कांग्रेस की आंखें खुल जाए। और मुझे जो बूथ मिला था वो स्लम एरिया का मिला था, बूथ नंबर 49 वार्ड नंबर 27 भोपाल नया बतेरा। वहां पर सारी मुस्लिम बस्ती थी। वहां जो अभूतपूर्व समर्थन माननीय मोदी जी और केंद्र की नीतियों के प्रति वहां की जनता ने दिया है, उस बात से ये प्रमाणित होता है कि भारत और देश और प्रदेश की जनता ये भली भांति समझ चुकी है कि जनता के हित से सरोकार रखने वाली कोई पार्टी है तो वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता सिर्फ टीवी पर बैठकर चैनलों पर समय हमारे पास कम है। राम पांडे जी क्विक रिएक्शन आपका, फिर मैं सत्यप्रकाश जी के पास आऊंगा। कांग्रेस समापन की ओर अग्रसर है। बड़ी ही दयनीय स्थिति है आज कांग्रेस ठीक है योगेश जी। एक राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद दिल्ली में इनको 2 सीट दी जाती है, यूपी में इनको 15 सीट दी जाती है, पश्चिम बंगाल में ममता जी अलग पल्ला झाड़ चुकी है, पंजाब और हरियाणा में ये समापन। ठीक है योगेश जी। राम पांडे जी क्विक रिएक्शन, संगठनात्मक स्तर पर वो मजबूती नहीं है जो होना चाहिए। वो बीजेपी का काम है झूठ बोलना, 100% बोलना
और जो बीजेपी में जाता है वो भी झूठ बोलता है। 4-5 महीने पहले ये गुप्ता जी जो बीजेपी के प्रवक्ता है, मेरे साथ कांग्रेस में प्रवक्ता थे। जो मैं बोल रहा हूँ बीजेपी के बारे में वही ये बोलते थे। यही बोलते थे नरेंद्र मोदी चोर है, यही बोलते थे कि भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, समय हमारे पास बहुत है। मैं सत्यप्रकाश जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है राम पांडे जी, समय हमारे पास, समय की मर्यादा है। सत्यप्रकाश जी, जिस तरीके से अब कांग्रेस के आरोप है, रणनीतिक जो लड़ाई है, आपने पहले भी जिक्र किया, अगर कांग्रेस इस तरह के आरोपों के साथ आगे बढ़ रही है, क्या जो जनता तक पहुंचा पाएगी आरोप, और साथ ही जो रणनीति उसकी दिखाई देती है, क्या लोकसभा चुनाव के नजरिए से वो काम आ पाएगी, या फिर बीजेपी ने जो रणनीति अपना रखी है वो उसके लिए सफलता का मंत्र बनेगी? देखिए, जब दो राजनीतिक दल एक सत्ता में होता है, एक विपक्ष में होता है, इलेक्टोरल वोट के माध्यम से भ्रष्टाचार करना, सुप्रीम कोर्ट इनकी सारी। राम पांडे जी, समय की कमी है, मैं सत्यप्रकाश जी से चर्चा वो प्रतिक्रिया रख रहे हैं, आपने अपनी बात रख दी है। मैं चाहूंगा समय हमारे पास जो बचा है वो सत्यप्रकाश जी अपनी बात रखें, उसके बाद चर्चा का कुछ सारांश निकले। सत्यप्रकाश जी। तो जो पार्टी रोल में होती है उसका ये प्रयास होता है कि उसने जो काम किए हैं वो वोटर तक पहुंचाए, उसकी आवाज पहुंचे, जिससे प्रभावित होकर वो वोट दे। ठीक, अपोजिशन पार्टी क्या करती है कि उसकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है इसको बताने का प्रयास करती है। दूसरा महत्वपूर्ण होता है कि कहां रूलिंग पार्टी को घेरा जाए, किन स्कीम्स पर। लेकिन ये सबसे बड़ी चीज है डिलीवरी। डिलीवरी में कौन सी पार्टी सक्सेस होती है, यानी कि कौन वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है अपने कामों के माध्यम से, ये महत्वपूर्ण होता है। तो अभी इस स्थिति में कहीं ना कहीं डिलीवरी सिस्टम 2023 में जो पिछले साल इलेक्शंस हुए हैं, कांग्रेस की हार का एक सबसे बड़ा कारण उसकी संगठनात्मक मजबूती ना होना माना जा रहा है, या यूं कहें कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में रही कि जो एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट गवर्नमेंट यानी शिवराज सिंह फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, उनकी जो सरकार थी, उसकी नाकामियों को बताने में वो नाकामयाब रही, एक बात। दूसरा, इस कॉन्फिडेंस में रही कि शायद हमको ये एंटी इनकम्बेंसी का वोट मिलकर हम चले जाएंगे, सत्ता में आ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी उतनी ही मजबूत संगठनात्मक रूप से होती चली गई और उसने अपने बिल्कुल जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता को पहुंचा दिया और लोगों को कन्विंस कर लिया। देखिए, एक बात और है, उत्साह की बात है। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मध्य प्रदेश में मिली है, इसलिए उसका उत्साह बड़ा है। हालांकि कांग्रेस को नंबर ऑफ सीट्स कम मिली है, लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता कि मध्य प्रदेश में उसका वोट नहीं है, क्योंकि 40% अराउंड वोट शेयर भी उसके साथ रहा है। वो तो थर्ड पार्टीज या इंडिपेंडेंट्स को जो वोट जाता था वो वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ है, यानी वोट शेयर में उसकी बेहतर नहीं, आइडियोलॉजिकल वोट आज भी उसका चलता है। लेकिन जी, समय हमारे पास इतना ही। मैं बहुत देखिए जिस तरह की चर्चा अभी तक हुई है, मैं चाहूंगा राम पांडे जी, आप बीच में कुछ टोक भी रहे थे, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कांग्रेस को जो अपनी कमजोरी है उसको स्वीकार करना चाहिए, उसके आगे बढ़े तो मुझे लगता है उसका फायदा जरूर मिलेगा। फिलहाल समय हमारे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को चर्चा में शामिल होने के लिए। योगेश जी बहुत शुक्रिया, राम पांडे जी आपका बहुत शुक्रिया, और सत्यप्रकाश शर्मा जी आपका बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस और बीजेपी की रणनीति अब आगे बढ़ रही है, लोकसभा चुनाव सामने है, कल शाह मध्य प्रदेश आ रहे हैं, देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ रणनीति यहां से आगे बढ़ती है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।